ठीक है। पहला जो आर्टिकल है वो है आपका स्ट्रेन्ड इंडिया बांग्लादेश टाइज। जीएस पेपर 2 आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है। तो बांग्लादेश क्या है? हमारा इमीडिएट नेबर है। हमारा इमीडिएट नेबर है। सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री अगर हम किसी कंट्री के साथ लगाते हैं तो किसके साथ लगाते हैं? बांग्लादेश के साथ। कितने कंट्रीज के साथ इंडिया की लैंड बाउंड्री है? 7। कौन कौन सी हैं? या तो ईस्ट से वेस्ट आया करो या वेस्ट से ईस्ट जाया करो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान 2, फिर चाइना 3, नेपाल, भूटान 5, बांग्लादेश, म्यांमार 6-7। ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर हम शेयर करते हैं। 4096 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है हमारा, 4096 किलोमीटर का। ठीक है। और ये कंट्री है वो इंडिया के लिए बहुत सेंसिटिव है। रीजन क्या है? जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है एकदम बाजू में है। तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की जो कनेक्टिविटी है, इंडिया के नॉर्थ पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं, ठीक है, उसकी जो कनेक्टिविटी है बहुत क्रूशियल हो जाती है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से। इसी को हम क्या कहते हैं? चिकन नेक भी कहते हैं। चिकन स्नैक, पतली सी कॉरिडोर है। किस स्टेट में लाई करती है सिलीगुड़ी कॉरिडोर? वेस्ट बंगाल। ठीक है। 21-22 किलोमीटर की कॉरिडोर है। मतलब एक पतले से लैंड कॉरिडोर से पूरा का पूरा पूरा नॉर्थ ईस्ट है वो इंडिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया बांग्लादेश के जो टाइज हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हमारे ठीक टाइज रहेंगे। ठीक टाइज रहेंगे तो जो हमारी कनेक्टिविटी है वो रोबस्ट रहेगी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ। और अगर इस क्षेत्र में डिस्टर्बेंस रहेंगे, अगर बांग्लादेश में डिस्टर्बेंसेस रहेंगे तो हमारी जो कनेक्टिविटी है नॉर्थ ईस्ट से वो भी कहीं ना कहीं ऑल्टर हो जाएगी। वो भी कहीं ना कहीं ऑल्टर हो जाएगी। अब सबसे बड़ा अगर हमारा लैंड बाउंड्री है किसी के साथ तो बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर का। और बांग्लादेश के साथ जो टाइज रहे हैं हमारे बहुत अच्छे रहे हैं। बहुत अच्छे रहे हैं। 1971 तक बांग्लादेश क्या था? ईस्ट पाकिस्तान था। बांग्लादेश के लिबरेशन में इंडिया की एक अहम भूमिका रही है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया ने। मुक्ति बाहिनी का फॉर्मेशन, वहां के जो लोकल लीडर्स थे, मुजीबुर रहमान जो शेख हसीना के फादर थे, शेख हसीना जो अभी इंडिया में असाइलम ली हुई हैं, उनके फादर थे कौन? शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है। तो उनको पॉलिटिकल या उनको एक तरीके से लॉजिस्टिक सपोर्ट देना, मॉरल सपोर्ट देना, ये सारे काम इंडिया ने किए थे। और बांग्लादेश के लिबरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इंडिया ने प्ले किया था 1971 वॉर में। उसके बाद से जो रिलेशंस रहे हैं हमारे काफी अच्छे रहे हैं, काफी अच्छे रहे हैं। और भी जो 2010 से बाद वाला जो पीरियड रहा है हाल तक का, पिछले साल तक का, ये किसकी सरकार रहती है? आवामी लीग की सरकार रहती है। आवामी लीग की सरकार रहती है। ये गोल्डन पीरियड रहता है। गोल्डन पीरियड रहता है इंडिया बांग्लादेश टाइज का। इंडिया बांग्लादेश टाइज का रिलेशन पहले से अच्छे हैं, लेकिन पिछले 10 साल में, 10-15 साल में जो रिलेशन हैं और बेहतर होते गए, और बेहतर होते गए। रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है? क्योंकि आवामी लीग की जो सरकार थी, शेख हसीना की जो रेजिम थी, वो मतलब काफी फ्रेंडली थी, काफी प्रो इंडिया थी। ठीक है। अगर आप अपने नेबर्स देखेंगे तो आपको अमूमन क्या देखने को मिलेगा? दो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन मिलेंगे, जो कि एक प्रो इंडिया रहेगी और एक थोड़ी सी प्रो चाइना रहेगी या प्रो पाकिस्तान रहेगी। जैसे बांग्लादेश के केस में क्या है? एक पार्टी है आवामी लीग, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, जिसकी सरकार थी अभी तक 2024 तक। इसको क्या कंसिडर किया जाता है? इसको प्रो इंडिया कंसिडर किया जाता है। और दूसरे साइड कौन है? बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बीएनपी। इसका जो रिटोरिक रहता है वो एंटी इंडिया रहता है, ज्यादा प्रो चाइना, ज्यादा प्रो पाकिस्तान रहता है। ठीक है। आप नेपाल चले जाएंगे तो क्या है? नेपाल में नेपाल कांग्रेस है, वो प्रो इंडिया कंसिडर की जाती है, प्रो इंडिया कंसिडर की जाती है। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी है नेपाल की, वो क्या है? वो ज्यादा प्रो चाइना है, वो प्रो चाइना है। नीचे आप श्रीलंका आ जाइए।
श्रीलंका में अभी तो क्या है, अभी ठीक रिलेशंस हैं, मतलब वहां की जो डिस्पेंसेशन है बहुत ज्यादा प्रो चाइना या प्रो इंडिया नहीं है, एम्बीवेलेंट पोजीशन में। लेकिन हाल तक हमको क्या देखने को मिला था, हाल तक हमको ये देखने को मिला था जैसे राजपक्सा की जो गवर्नमेंट थी वो प्रो इंडिया थी, और जो दूसरी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन थी वो ज्यादा आपका प्रो चाइना कंसिडर की जाती थी, राइट। तो बांग्लादेश में आवामी लीग की जो सरकार रही है 2010 के बाद से, वो वाला जो पीरियड रहा है वो एक गोल्डन पीरियड रहा है। इस दौरान कई कंस्ट्रक्टिव चीजें हुई इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जैसे कई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने कमीशन किए। अखौरा अगरतला, अगरतला रेल लिंक, ठीक है, रेल लिंक। अखौरा क्या है, अखौरा एक जगह है बांग्लादेश में, अगरतला कहाँ है, त्रिपुरा में है। तो दोनों देशों के बीच में हमने रेलवे लिंक है वो कमीशन किया है आवामी लीग के समय में, शेख हसीना के समय में। दूसरा क्या है, मैत्री एक्सप्रेस हमने शुरू की, मतलब कनेक्टिविटी पे या इंफ्रास्ट्रक्चर पे दोनों देशों ने मिलकर कई सारे प्रोजेक्ट्स कमीशन किए। मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन एक है, ठीक है, वो चली इंडिया बांग्लादेश के बीच में। दूसरा क्या है, आईसीपीआई, इंटरनल सिक्योरिटी में हमने पढ़ा था, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, बेनेपोल पेट्रापोल, ठीक है। बेनेपोल किस साइड है, बांग्लादेश साइड है, पेट्रापोल किस साइड है, इंडिया के साइड है। तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, एकीकृत जांच चौकी, वो भी कमीशन की। आईसीपीस का क्या रोल रहता है, आईसीपीस का रोल रहता है कि जो लेजिटिमेट ट्रेड है, लेजिटिमेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल है, उसको उसको और ज्यादा फेवरेबल बनाया जाए, उसको और ज्यादा फैसिलिटेट किया जाए। तो आईसीपी है वो भी कमीशन हुआ है, बेनापोल पेट्रापोल, ठीक है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। इसके अलावा मैत्री सेतु भारत ने बनवाया, वहां पे एक नदी है फेनी रिवर, फेनी रिवर पे हमने मैत्री सेतु, सेतु क्या होता है, ब्रिज, ठीक है, वो भी कमीशन किया। मैत्री थर्मल पावर प्लांट है वो हमने वहां लगवाया, मैत्री थर्मल पावर प्लांट वो हमने वहां कमीशन करवाया। इसके अलावा फेनी, फेनी रिवर, FENI, ठीक है। फिर क्या है, सब रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भी हमने कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो एनविसाज किए थे, जैसे BBIN, BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, ये क्या है, BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल, ठीक है, इन देशों में कनेक्टिविटी एनहांस करने के लिए, मूवमेंट ऑफ गुड्स, कार्गोस के मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए ये BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, ये अभी शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन दिस वाज इन टॉक्स, दिस वाज इन टॉक्स। कि अब देखिए भूटान नेपाल क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, अगर इनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो किसके ऊपर आश्रित होना पड़ेगा, इंडिया पे, नेपाल पे। इंडिया क्या देता है इनको, ट्रेड ट्रांजिट देता है इनको, ट्रेड ट्रांजिट, क्योंकि ये लैंडलॉक्ड है, इनके पास सी पोर्ट्स है नहीं, ठीक है। तो इंडिया ने एनविसाज किया BBIN MBA मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, जिसके तहत ये था कि इन देशों में कॉरिडोर्स बनाए जाए और जो मूवमेंट ऑफ कार्गोज है, मूवमेंट ऑफ गुड्स है, वो ज्यादा फैसिलिटेट की जा सके। तो कई ताबड़तोड़ डेवलपमेंट्स हमको पिछले 10-15 साल में देखने को मिली थी। इसके अलावा बिम्स्टेक, बिम्स्टेक में भी कॉमन मेंबरशिप है, बिम्स्टेक में भी कॉमन मेंबरशिप है। बिम्स्टेक पिछले 1-1.5 डिकेड में और इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से सार्क है वो सेक्रीफाइस हो चुका था। सार्क का नाम सुना आप लोगों ने, ठीक है, सार्क सेक्रीफाइस हो चुका था। तो अब क्या है, उसकी जगह किसने ले ली थी साउथ एशिया में, बिम्स्टेक ने ले ली थी। बिम्स्टेक में भी इंडिया और बांग्लादेश एक अहम प्लेयर थे, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे। अब क्या है, इंडिया बांग्लादेश के बीच में अगर रिलेशंस खराब हो रहे हैं तो बिम्स्टेक का भी जो रैशनल है वो क्या होगा, वो कमजोर पड़ने लगेगा, वो कमजोर पड़ने लगेगा। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल जो सब रीजनल कनेक्टिविटी है, सब रीजनल कोऑपरेशन था साउथ एशिया में, वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वीक होने लगेगा।
सन 2024 तक सब सही चल रहा था, 2024 तक सब सही चल रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ, वहां पे कोटा सिस्टम था, वहां पे मतलब जॉब रिजर्वेशन वगैरह में कोटा सिस्टम था, किसको दिया जाता था, विमेन है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, और साथ ही साथ जो डिसेंडेंट्स हैं, जो चिल्ड्रन ऑफ 1971 वॉर हीरोज, ठीक है, विमेन को, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, एंड चिल्ड्रन ऑफ वेटरन्स हु फॉट 1971 वॉर, इन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता था। इसके खिलाफ स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पे उतरते हैं, ढाका में और भी कुछ जगहों पे बांग्लादेश में, ठीक है। कौन लोग उतरते हैं, स्टूडेंट्स उतरते हैं कि ये रिजर्वेशन है, इसको खत्म करिए। और ये रिजर्व मतलब ये जो मूवमेंट रहता है रिजर्वेशन के अगेंस्ट, कोटा सिस्टम के अगेंस्ट, कहां पे है कोटा सिस्टम, वहां के जॉब्स में, डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट में, उसके अगेंस्ट लोग या स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे उतरते हैं, और ये मूवमेंट है धीरे धीरे स्नोबॉल हो जाता है, धीरे धीरे ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। एंड इट लीड्स टू पॉलिटिकल अपराइजिंग, जिसकी वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के, जो उस समय की इंकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, उनको बांग्लादेश छोड़ के कहां जाना पड़ता जाता है, इंडिया आ जाना पड़ता है। कहां पे, आपके बगल में गाजियाबाद, हिंडन एयरबेस, हिंडन एयरबेस पे वो उतरती हैं, और इंडिया जो है वो पॉलिटिकल असाइलम देता है, अभी भी वो इंडिया ही में है, अभी भी वो इंडिया में है। उसके बाद क्या है, बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल वैक्यूम आ जाता है, जो प्रो इंडिया गवर्नमेंट है वो वहां से चली जाती है, और वहां पर पॉलिटिकल वैक्यूम आ जाता है, पॉलिटिकल वैक्यूम आ जाता है, तो इसको भरा कैसे जाए, तो भरा ऐसे जाता है कि वहां पे एक इंटरिम गवर्नमेंट है वो बना दी जाती है, इंटरिम गवर्नमेंट है वो बना दी जाती है। केयर टेकर कौन रहता है इस इंटरिम गवर्नमेंट का, मोहम्मद यूनुस, नोबेल प्राइज विनर, ठीक है। और यही समय है जब एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं वहां पर उभरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो दूसरी पार्टी है, जो दूसरी मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, वो क्या है, वो प्रो चाइना है, प्रो पाकिस्तान है, एंटी इंडिया है, ठीक है। तो उसके बाद हमको एंटी इंडिया रिटोरिक्स हैं वो देखने को मिलते हैं बांग्लादेश में, एंटी इंडिया रिटोरिक्स हैं वो देखने को मिलते हैं, वहां की जो माइनॉरिटीज हैं, खासकर हिंदूज, उनको टारगेट करना शुरू किया जाता है, जो टेम्पल्स हैं वो वेंडलाइज करना शुरू किया जाता है, इवन इंडिया की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, उसको भी क्वेश्चन किया जाता है। अभी अननोन असाइलेंट्स हैं, उन्होंने एक स्टूडेंट लीडर को गन डाउन कर दिया, क्या नाम था, न्यूज में है, पिछले मतलब लगातार न्यूज में आ रहा है, उस्मान हादी, नाम सुना है, उस्मान हादी, उसने कुछ टाइम पहले अपने सोशल मीडिया पेज पे पोस्ट किया था इंडिया का एक मैप, जिसमें बांग्लादेश भी है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के पार्ट को बांग्लादेश में दिखाया गया। उसके कुछ समय बाद उसको गन डाउन कर दिया गया। तो एक एलिगेशन वहां के जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो ये लगा रहा है कि इंडिया ने करवाया ये काम, RANW की साजिश है। तो इससे क्या हुआ है, जो एंटी इंडिया रिटोरिक है वो और ज्यादा फ्यूल हो गया है, और ज्यादा फ्यूल हो चुका है। प्लस अभी जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, जिनकी ठसक है, जिनकी हेजोमनी अब रन कर रही है, BNP हो गया, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, वो भी इस एंटी इंडिया रेटोरिक को और ज्यादा भुना रही है। अभी जो मेजर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स है, कौन कौन है, एक तो हो गया BNP हो गया, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, दूसरा क्या है, जमात ए इस्लामी। जमात ए इस्लामी पॉलिटिकल फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक तरीके का सोशो रिलीजियस फॉर्मेशन है, लेकिन इसका ठीक ठाक राजनीतिक दखल है, बांग्लादेश पॉलिटिक्स में ठीक ठाक पॉलिटिकल इंटरवेंशन ये रखता है। तीसरा क्या है, नई पार्टी बनी NCP, नेशनल सिटीजन पार्टी। अब ये एकदम नई पार्टी है, 1 साल कुछ हुआ होगा इसको। उस्मान हादी जो मारा गया है वो NCP का एक नेता था, NCP का एक नेता था। तो इसके बाद से हमको क्या देखने को मिल रहा है, एंटी इंडिया रिटोरिक्स जो है वो और ज्यादा फ्यूल हो गए हैं, और यही एंटी इंडिया रिटोरिक है वो स्ट्रेन ला रहा है इंडिया बांग्लादेश के टाइज पे, इंडिया बांग्लादेश के टाइज पे। आई बात समझ में, तो दिस इज द होल थिंग। अब देखिए इंटरिम गवर्नमेंट जो लाई गई थी, मोहम्मद यूनुस जिसके केयर टेकर थे, उसको क्या काम सौंपा गया था, उसको दो काम सौंपे गए थे कि
ये इंटरिम इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? टेम्पररी गवर्नमेंट होती है, मतलब इलेक्शन के माध्यम से नहीं होती है। ये होता है कि जैसे टेक्नोक्रेट्स को प्लेस कर दिया गया कि आप कुछ समय तक रन करिए और एक मतलब एक दो पॉइंट्स दिए जाते हैं कि अगला चुनाव कैसे होगा, ये आपको ओवरसी करना है, कंडक्टिंग फ्री फेयर इलेक्शंस। और दूसरा काम क्या होता है, अमूमन ये होता है कि भाई कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, गवर्नेंस रिलेटेड रिफॉर्म्स, ये दो चीजें करनी रहती हैं। तो मोहम्मद यूनुस को भी यही दो टास्क सौंपे गए थे। पहला टास्क क्या था कि आप एक तयशुदा समय में फ्री फेयर इलेक्शन कराइए कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से टेक ओवर हो पाए, डेमोक्रेटिक तरीके से टेक ओवर हो पाए। फ्री फेयर इलेक्शंस हो जहां पे बांग्लादेशी इलेक्टोरेट हैं वो अपने मतपेटी में मत डालें और उसके उसके बेसिस पे नई सरकार बने, वहां पे नई सरकार बने। और दूसरा काम क्या, गवर्नेंस रिलेटेड रिफॉर्म्स, क्योंकि ये एलिगेशन लगा था कि आवामी लीग है वो एक करप्ट रजीम है, वो करप्ट रजीम है। ठीक है, तो हमको गवर्नेंस में भी कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। ये दो टास्क दिए गए थे मोहम्मद यूनुस को, लेकिन पहले आइडिया रिफॉर्म एजेंडा पे मोहम्मद यूनुस फेल कर गए। और दूसरा क्या है, फ्री फेयर इलेक्शन कब कराने हैं, फरवरी में कराने हैं, फेब 2026, 12 फरवरी को चुनाव स्टेटेड है। अब इसका ओपोजिशन चल रहा है। इसका ओपोजिशन क्यों चल रहा है, क्योंकि जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं बांग्लादेश नेशनल पार्टी, एनसीपी, जमात इस्लामी। अब इसमें जो बीएनपी है ये पुरानी पार्टी है, जैसे अपने यहाँ भाजपा कांग्रेस है, वैसे बांग्लादेश में क्या है, अवामी लीग और बीएनपी है। तो इनका एक ठीक ठाक पॉलिटिकल नेटवर्क है, इसके ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता हैं, ठीक है, बूथ टू बूथ इनकी कनेक्टिविटी है, लोकल लीडर्स हैं। लेकिन एनसीपी जो है वो अभी 1 साल पुरानी पार्टी है। इससे जो लोग जुड़े हैं कौन है, इनसे जो लोग जुड़े हैं वो भी क्या है, यूथ है, मोस्टली स्टूडेंट्स हैं। अभी मतलब ये एक मैच्योर पॉलिटिकल फॉर्मेशन नहीं है, इट्स नॉट अ मैच्योर पॉलिटिकल फॉर्मेशन। तो बीएनपी इस कोशिश में है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शंस हो जाए। बीएनपी इस कोशिश में है कि जल्दी से जल्दी, खालिदा जिया की पार्टी है ये, आवामी लीग की कौन है, शेख हसीना, और बीएनपी की लीडर कौन है, खालिदा जिया। खालिदा जिया की पार्टी है बीएनपी, वो क्या चाह रही है, वो ये चाह रही है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए। कहां पे, बांग्लादेश में। क्यों, क्योंकि बीएनपी ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड पार्टी है, इसके ऑलरेडी पॉलिटिकल मतलब फेडरल या सब फेडरल लेवल पे इसकी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हैं, इसके लीडर्स हैं, बूथ टू बूथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो ये इस कोशिश में कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो जाए, जो पॉलिटिकल वैक्यूम है हम भर दें, बीएनपी की सरकार आ जाए। उसने ये देखा है कि एनसीपी की जो पॉपुलैरिटी है बहुत तेजी से बढ़ रही है। एनसीपी की जो पॉपुलैरिटी है, नेशनल सिटीजन पार्टी, जो अभी 1 साल पुरानी, लमसम 1 साल पुरानी पार्टी है, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से राइज कर रही है। अभी वो पॉलिटिकली उतनी मैच्योर नहीं हुई है, इट्स नॉट अ मैच्योर पॉलिटिकल फॉर्मेशन। ग्राउंड लेवल पे इसके लीडर्स उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन पिछले 1 साल में इट हैज बिकम पॉपुलर बिकॉज ऑफ मीडिया नैरेटिव, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया कवरेज। तो बीएनपी इस कोशिश में है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए। एनसीपी और जमात इस्लामी क्या चाह रही है, एनसीपी और जमात इस्लामी चाह रही है कि इसको डिले किया जाए, इसको थोड़ा सा डिले, मतलब चुनाव हो लेकिन कुछ समय रह के हो, जिससे एक थोड़ी सी पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ जाए एनसीपी में और वो ठीक तरीके से चुनाव लड़ सके। लेकिन दोनों फॉर्मेशन है वो एंटी इंडिया रेटोरिक पे राइट कर रहे हैं। एंटी इंडिया रेटोरिक एक लो हैंगिंग फ्रूट हो चुका है बांग्लादेश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। मतलब वहां का कोई भी पॉपुलर लीडर अगर मर रहा है, उसको गन डाउन कर दिया जा रहा है, तो ये तीनों फॉर्मेशंस इंडिया पे एलिगेशन लगा रहे हैं, आरएएनडब्ल्यू पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि इंडिया ने करवाया है ये, इट्स अ हैंडक्राफ्ट ऑफ इंडिया। तो इससे क्या है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स और ज्यादा फॉर्मेंट हो रहे हैं। और ये लार्जर पिक्चर में क्या कर रहे हैं, लार्जर पिक्चर में इंडिया बांग्लादेश के जो अच्छे टाइज थे उसको ट्रबल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, डोमेस्टिक पॉलिसीज क्या हो रही हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में, हमारे नेबर्स के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे जब आप इंडिया रशिया, इंडिया चाइना, इंडिया ईयू, इंडिया मिडिल ईस्ट पढ़ेंगे, तब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वहां के डोमेस्टिक सेटअप में क्या क्या चीजें हो रही हैं, वहां डोमेस्टिक पॉलिसीज या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या क्या चीजें हो रही हैं। लेकिन जो आपके इमीडिएट नेबर्स हैं, यहां पे थोड़ा सा जरूरी हो जाता है।
जहां से आपके बॉर्डर लगे हुए हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, क्योंकि इन कंट्रीज में कुछ डोमेस्टिक डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, तो हो सकता है वो इंडिया को इंपैक्ट करें, अंतरराष्ट्रीय संबंध में, इंटरनेशनल रिलेशन में वो इंडिया को इंपैक्ट करें। यूएस में डोमेस्टिक पॉलिसीज या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, वो बहुत ज्यादा इंडिया को इंपैक्ट नहीं करेगी, लेकिन हमारे इमीडिएट नेबरहुड में, एक्सटेंडेड भी नहीं, इमीडिएट नेबरहुड में कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिकल हैपनिंग्स, डोमेस्टिक पॉलिसीज ऐसी आ सकती हैं जो इंडिया और उस कंट्री के रिलेशन को हैम्पर कर सकती है, या इंडिया को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट या अफेक्ट कर सकती है। नेपाल में भी क्या हुआ, जनजी, नेपाल में जनजी हुआ। पाकिस्तान में मान लीजिए कुछ डेवलपमेंट हो रही है, पाकिस्तान में मान लीजिए शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसका भी नकारात्मक प्रभाव भारत पे पड़ेगा। जेनजी अगर पाकिस्तान नेपाल में हो रहा है तो इंडिया पे उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ओपन बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है, वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, तो वहां से ठीक ठाक पलायन हमको इस साइड देखने को मिलेगा। हमारे पास ऑलरेडी सीमित संसाधन है, ठीक है, तो हमारे यहाँ रिसोर्स क्रंच होने लगेगा। बांग्लादेश में अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है तो भी क्या होगा, और ज्यादा बांग्लादेशी भारत में आएंगे, ठीक है। तो आईआर में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इमीडिएट जो हमारे नेबर्स हैं वहां पे डोमेस्टिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या है, डोमेस्टिक पॉलिसीज कौन कौन सी हैं जो इंडिया को इंपैक्ट कर सकती हैं, आपको उसको भी मैप करना है, ठीक है। यूएस, रशिया, ईयू, मिडिल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में आपको नहीं करना है, लैटिन अमेरिका इनके कॉन्टेक्स्ट में नहीं करना है, लेकिन इमीडिएट नेबर्स के कॉन्टेक्स्ट में आपको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में डोमेस्टिक पॉलिसीज कैसे इंपैक्ट कर रही हैं, आपको ये सारी चीजें भी मैप करनी है, ठीक है। जैसे राजपाक्सा और मान लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी है श्रीलंका की, उसके बीच में कुछ टसल चल रही है, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट है किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, क्योंकि एक पार्टी है वहां की पॉलिटिकल फॉर्मेशन वो प्रो इंडिया है, एक एंटी इंडिया है, मतलब प्रो चाइना है, ठीक है। तो यहाँ के जो डोमेस्टिक डेवलपमेंट्स हैं, डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हैं, आपको उस पर भी नजर रखनी है, ठीक है। बहरहाल अभी फरवरी 2026 में ये टेंटेटिव चुनाव है बांग्लादेश में, और इसके बाद ये इंटरिम गवर्नमेंट है वो आपकी डिसॉल्व हो जाएगी, और एक स्थिर सरकार, एक स्टेबल गवर्नमेंट हमको वहां देखने को मिलेगी। लेकिन फरवरी में चुनाव हो रहा है कि नहीं, ये देखने वाली बात है, क्योंकि एनसीपी जमात ये क्या कर रही है, वो रेजिस्ट कर रही है। बीएनपी क्या है, बीएनपी चाह रही है जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए, क्योंकि बीएनपी एक मैच्योर पॉलिटिकल फॉर्मेशन है, ठीक है। अब इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये तो आपको पता चल गया। इंडिया और बांग्लादेश बहुत अच्छे रिलेशंस हार्वेस्ट किया पिछले 10-15 साल में, 12-15 साल में हमने बहुत अच्छे रिलेशंस हार्वेस्ट किए। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये मैत्री सेतु, मैत्री थर्मल पावर प्लांट, ये सारी चीजें हमने कमीशन की हैं, ये मिलके हमने कमीशन की है। लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट्स भी किए हैं हमने, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट्स भी किए हैं। लैंड एनक्लेव्स थे, कुछ बांग्लादेश के एनक्लेव्स थे वो हमारे यहाँ थे, कुछ हमारे एनक्लेव्स थे उनके यहाँ थे, तो सीमा विवाद बहुत ज्यादा था, ठीक है। सीमावर्ती क्षेत्रों में और सीमा विवाद बहुत ज्यादा था, ठीक है। लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा थे, तो पिछले 12-15 साल में हमने लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट भी किए शेख हसीना गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमने वो भी कमीशन किए। कई सब रीजनल इनिशिएटिव थे, बीबीआईएन, बिम्स्टेक, ठीक है, हमने वो भी शुरू किए। सार्क के डिबैकल के बाद बिम्स्टेक ने एक सब रीजनल वैक्यूम था उसको भरा, जिसमें बांग्लादेश और इंडिया जो है वो सबसे मेजर प्लेयर थे। लेकिन अभी क्या है, अभी जो रिलेशंस हैं वो खराब होना शुरू हो चुके हैं, रिलेशन जो है वो खराब होना शुरू हो चुके हैं, और इसका असर क्या होगा, बीबीआईएन, बिम्स्टेक जैसे इनिशिएटिव्स हैं उस पे ऑलरेडी हमको क्या देखने को मिला है, जो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स थे वो डिप करने शुरू हो गए हैं। जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है बेनापोल पेट्रापोल पे, वहां पे भी हमको जो ट्रैफिक देखने को मिलती थी अमूमन, वो भी आपकी कम होना शुरू हो गई है। तो वे फॉरवर्ड में क्या करना है, अभी वी जस्ट हैव टू ऑब्जर्व, इंडिया को क्या करना है, कोई नीजर्क रिएक्शन नहीं लेना है। फॉरेन पॉलिसी जो होनी चाहिए, विदेश नीति जो होनी चाहिए, बहुत कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसमें नीजर्क रिएक्शन नहीं होने चाहिए, उसमें इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। फॉरेन पॉलिसी शुड बी वेरी फ्लूड, इट शुड बी वेरी फ्लूड,
उसमें एक तरलता होनी चाहिए। ठीक है, हमको अभी क्या करना है, हमको अभी टॉलरेंट रहना है। इंडिया शुड स्टे टॉलरेंट, इट शुड स्टे पेशेंट। ठीक है, ऑल्सो ऑब्जर्वेंट, ऑल्सो ऑब्जर्वेंट। दूसरी चीज क्या है, जो पंचशील के प्रिंसिपल्स थे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन अग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है, उसको अपहोल्ड करना है इंडिया को। इंडिया को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे उसको एज अ बिग ब्रदर देखा जाना लगे, कि मतलब इंडिया इज अ कंट्री विद अ बिग ब्रदर एटीट्यूड, मतलब दादा ना बने। ठीक है, ठीक है, अपनी हेजेमोनी एक्सरसाइज करने, क्योंकि बहुत स्वाभाविक सी बात है, इंडिया एक रीजनल पावर है, सबसे इंपॉर्टेंट पावर है। तो इंडिया को अपना डिप्लोमेटिक मसल नहीं एक्सरसाइज करना है, हार्ड पावर नहीं यूज करनी है। ठीक है, इंडिया को क्या कोशिश करनी चाहिए, पेशेंट, टॉलरेंट, ऑब्जर्वेंट, चुपचाप देखना चाहिए, डेवलपमेंट्स हैं वो रीड करने चाहिए। साथ ही साथ वहां पे जो रेलिवेंट पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, जिसकी वजह से एंटी इंडिया रेटोरिक बन रहा है, जिनकी वजह से हमको एंटी इंडिया रेटोरिक बनता दिख रहा है, उनके साथ एंगेज करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करना चाहिए इंडियन फॉरेन ऑफिस को, बीएनपी के साथ। और जो नया पॉलिटिकल फॉर्मेशन है, नेशनल सिटीजन पार्टी, कोशिश करनी चाहिए कि इनके साथ अलायंस फॉर्ज करें, इनके साथ बातचीत करें, इनके साथ बातचीत करें। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए सरकार बन जा रही है इनकी, तो आपको साथ में काम करना ही पड़ेगा, आपको साथ में काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिम्स्टेक है, बीबीआईएन है, ठीक ठाक, ठीक ठाक डिप्लोमेटिक कैपिटल हमने पिछले 15 साल में इन्वेस्ट किया है बांग्लादेश में, तो ये सब जाया ना जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि मतलब एनिमोसिटी नहीं रखनी है, हमको पेशेंटली एंगेज करना है जो अब रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हो चुके हैं। तीसरी चीज क्या है, जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है। ठीक है, तो जैसे हिंदू टेंपल्स हैं, ठीक है, हिंदू लीडर्स हैं, उनको स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है। तो इंडिया को ये बात जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट, मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट है, उसके साथ ये बात उठानी चाहिए, इंटरनेशनल फोरम्स पे भी ये बात उठानी चाहिए, इंटरनेशनल फोरम्स पे भी, क्योंकि ये क्लियर कट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं। तो ये सारी बातें भी हमको इंटरनेशनल फोरम से उठानी पड़ेगी। लेकिन लेकिन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसमें इंडिया को हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एंटी इंडिया रेटोरिक जो है वो बहुत हाई है, बहुत हाई पिच पे रन कर रहा है, और जितने भी रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं सब के सब इसको भुना रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी हो, चाहे नेशनल सिटीजन पार्टी हो, या जमात इस्लामी हो, चाहे जमात इस्लामी हो। लेकिन बावजूद इसके जो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के फ्रंट पे, ठीक है, क्योंकि इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर है, इंडिया को माइनॉरिटीज के अगेंस्ट जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उनको इंटरनेशनल फोरस पे उठाना चाहिए। ठीक है, तो यहां से जरूरत क्या है, यहां से टाइट रोप वॉकिंग की जरूरत है, डिप्लोमेटिक नीजक रिएक्शंस ना आए, डिप्लोमेटिक नीजक रिएक्शन ना आए, फॉरेन पॉलिसी विथ रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, उसमें हमको एक कंसिस्टेंसी दिखे, एक फ्लूडिटी दिखे। ठीक है, और जो पंचशील के प्रिंसिपल्स हैं, पंचशील के जो प्रिंसिपल्स हैं, हमको उसको अपहोल्ड करना है, उनको हमको अपहोल्ड करना है। सो दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। अगला जो आर्टिकल है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू इसरोज हैवीएस्ट लॉन्च, इसरोज हैवीएस्ट लॉन्च, जीएस किस पेपर में आएगा ये, कहां पे, पेपर 3, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, 24 तारीख आज है, 24। ठीक है, तो 20 आज ही सवेरे लॉन्च था, किसका, इसरो के हैवीएस्ट लॉन्च का, एलवीएम 3 जो रॉकेट है हमारा, एलवीएम 3 M6 रॉकेट। ठीक है, तो अभी तक का हैवीएस्ट लॉन्च किया है, हैवीएस्ट लॉन्च किया है, और इस लॉन्च में यूएस की एक कंपनी है, ठीक है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट, ब्लॉक
टू सैटेलाइट, ठीक है, उसको लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। लो अर्थ ऑर्बिट में 8:30 पौने 9 के आसपास का लॉन्च था, 8:43 आई गेस, ठीक है, 24 दिसंबर आज का लॉन्च था, और ये अभी तक का हैवीएस्ट लॉन्च है, ठीक है। जो पेलोड रहा है वो 6100 किलो का रहा है, मतलब 6 टन से भी ज्यादा, 61 किलो का पेलोड रहा है। और ऐसा करके एलवीएम जो रॉकेट है, एलवीएम जो रॉकेट है उसने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है 5700 किलो, मतलब पिछले लॉन्च में करीब करीब पौने 6 टन का लॉन्च था। ये जो इस बार का पेलोड हमको देखने को मिला है 6100 किलो की सिर्फ एक सैटेलाइट है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट, ठीक है। कहां प्लेस किया गया है इसको? लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया है, लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट क्या हुआ? जैसे सैटेलाइट्स जो हम लॉन्च करते हैं तो कोई ऑर्बिट लेती है ना, उसी के अराउंड वो रोटेट रिवॉल्व करती हैं। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, तो ये हो गया मान लीजिए लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। यहां जो सैटेलाइट्स प्लेस की जाएंगी वो अर्थ के 500 से 2000 किलोमीटर की विसिनिटी में, 2000 किलोमीटर की विसिनिटी में रोटेट करती हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है? मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और तीसरा क्या होता है? एलईओ, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और तीसरा होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। तो ये जो सैटेलाइट लॉन्च की गई है ये आपका सिर्फ 520 किलोमीटर की दूरी पे लॉन्च की, ठीक है। मतलब एलवीएम 3 जो है वो ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को करीब करीब अर्थ से 520 किलोमीटर की ऑर्बिट पे ले जाके इंजेक्ट कर देगा, और उसके बाद वो आपका अर्थ को रोटेट करना शुरू कर देगी, ठीक है क्या ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट? ये एक कनेक्टिविटी सैटेलाइट है, ठीक है। यूएस की एक कंपनी है एएसटी स्पेस मोबाइल, एएसटी स्पेस मोबाइल प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। उसने ये सैटेलाइट लॉन्च किया एंड इट्स अ डायरेक्ट टू मोबाइल, डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी, डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी सैटेलाइट। डायरेक्ट टू मोबाइल क्या हो गया? व्हाट इज डायरेक्ट टू मोबाइल कम्युनिकेशन सैटेलाइट? मतलब इस सैटेलाइट से जो सिग्नल्स हैं वो सीधे आपकी मोबाइल डिवाइस में आएंगे और उसके माध्यम से आप कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे। जो कन्वेंशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती हैं वो क्या करती हैं? वो जो सिग्नल्स हैं वो पहले एक ग्राउंड स्टेशन पे भेजती हैं और उस ग्राउंड स्टेशन से आपके मोबाइल को कनेक्टिविटी मिलती है और उसके बाद आपकी मोबाइल काम करती है। जो ये आपका ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट है ये डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी है या डायरेक्ट टू डिवाइस कनेक्टिविटी है, वो एंश्योर करती है। किसने लॉन्च किया? एएसटी स्पेस मोबाइल, यूएस की एक कंपनी है, यूएस की एक कंपनी है, ठीक है। तो क्या क्या डिटेल आपको याद रखनी है? ये लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करेगी, मतलब ये जो लॉन्च है हैवीएस्ट लॉन्च है अभी तक का एलवीएम, एलवीएम रॉकेट का। एलवीएम है क्या बेसिकली? रॉकेट है, इसरो का एक रॉकेट है, इसरो का एक रॉकेट है। इसरो की रॉकेट जर्नी आपको पता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमारे पास एसएलवी आया था 1980s में, एसएलवी आया था सबसे पहले। ओवरसॉ किसने किया था इसको? कलाम साहब ने, ठीक है। इंडिया का जो रॉकेट रजीम है उसमें कलाम साहब की अहम भूमिका थी। सबसे पहले एसएलवी आया, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, 80s में, ठीक है। ये एकदम रूडिमेंट्री था, पेलोड कैपेसिटी जो थी वो बहुत कम थी। एसएलवीज का काम क्या रहता है? एसएलवीज मतलब समझिए रॉकेट्स हैं, रॉकेट्स का काम क्या रहता है? सैटेलाइट्स को ऊपर ले जाना और जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको ऊपर लेके जाना। जैसे चंद्रयान है, चंद्रयान प्रोजेक्ट है तो वो कैसे ले जाया जाएगा? किसी रॉकेट के माध्यम से ले जाया जाएगा ना। या तमाम सैटेलाइट जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं ये भी स्पेस में कैसे पहुंचते हैं? कोई रॉकेट ले जाता है। इन्हीं को हम लॉन्च व्हीकल्स कहते हैं, इन्हीं रॉकेट्स को हम लॉन्च व्हीकल्स कहते हैं। तो इंडिया का जो अब
लॉन्च व्हीकल रजीम है, रॉकेट रजीम है, वो बहुत रोबस्ट हो चुका है। लेकिन शुरू कैसे हुआ था, 1980s में हमको एसएलवी देखने को मिला, फिर उसके बाद हमको 90s में एएसएलवी देखने को मिला, इसकी कैपेबिलिटी और बढ़ गई। फिर आया पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी जो है, अब एसएलवी एएसएलवी चला गया, अब डीकमीशन कर दिया गया। अभी जो हमारे पास रॉकेट्स हैं वो कौन से हैं, वो पीएसएलवी हैं और आपके जीएसएलवी हैं। ठीक है, पीएसएलवी आया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये क्या था, 4 स्टेज इंजन पे आधारित है, 4 स्टेज इंजन पे आधारित है। और अभी क्या है जो सबसे एडवांस्ड है हमारे पास, वो जीएसएलवी है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी। तो एलवीएम क्या है, एलवीएम जो है वो जीएसएलवी ही है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसी को बाद में क्या नाम रिक्रिएशन, पहले जीएसएलवी एमके3 बुलाते थे इसको, लेकिन अभी क्या है, इसको रिक्रिएशन, मतलब इसका नाम बदल दिया गया, इसको एलवीएम3 कहा जाने लगा है। पीएसएलवी में क्या था, पीएसएलवी में 4 स्टेज रॉकेट्स, मतलब 4 स्टेज प्रोपल्शन था। 4 स्टेज प्रोपल्शन का क्या मतलब हो जाता है, 3 स्टेज 4 स्टेज प्रोपल्शन, मतलब रॉकेट को प्रोपल्शन देने के लिए 4 अलग अलग यूनिट्स हैं या 3 अलग अलग यूनिट्स हैं। जब लॉन्च, आप इसरो से लॉन्च देखते होंगे तो आपको क्या दिखता होगा, एक बहुत बड़ा सा रॉकेट दिखता होगा, तो नीचे क्या है, 2 बूस्टर्स भी लगे रहते हैं, 2 बूस्टर्स लगे रहते हैं। ठीक है, फिर क्या है, बूस्टर्स क्यों होते हैं, क्योंकि नीचे आपको एस्केप वेलोसिटी ज्यादा चाहिए होती है, तो यहां पर आपको ज्यादा प्रोपल्शन चाहिए। लेकिन एक सर्टेन हाइट के बाद आप ग्रेविटी फॉरगो जब कर चुके होते हैं, एस्केप वेलोसिटी पार कर गई, अब क्या चाहिए आपको, नॉर्मल प्रोपल्शन चाहिए, क्योंकि स्पेस में बहुत ज्यादा आपको तेल नहीं जलाना है या फ्यूल नहीं जलाना है। तो वहां पे क्या होता है, अब उतना हैवी लोड लेके नहीं चलेंगे, तो जो बूस्टर्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं रॉकेट से। हाँ, अलग होके वापस आ जाते हैं, अर्थ पे वापस आ जाते हैं। उसके बाद क्या है, जो थर्ड स्टेज है, सेकंड स्टेज है, वो प्रोपल्शन देती है। ठीक है, तो पीएसएलवी आपका 4 स्टेज रॉकेट था, जीएसएलवी जो है वो 3 स्टेज रॉकेट है, और इसमें क्रायोजेनिक इंजन भी लगा हुआ है। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, हाँ, जो लिक्विड हाइड्रोजन को, ठीक है, लिक्विड ऑक्सीजन को, ठीक है, जला के जो प्रोपल्शन देता है उसको हम क्रायोजेनिक इंजन करते हैं। और ये क्या, किस टेम्परेचर पे होता है, सब जीरो टेम्परेचर पे होता है। तो इसमें क्या है, जो प्रोपल्शन है वो बहुत अच्छी मिलती है, मतलब आप कम फ्यूल, मतलब कम वॉल्यूम में बहुत देर तक प्रोपल्शन कर सकते हैं। तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हमने इंडिजिनसली डेवलप की, और पहली बार जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हमको कहाँ देखने को मिली है, जीएसएलवी में, इसी में, एलवीएम में। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ वाटर टेस्ट, ये जो लॉन्च है, दिस इज ऑल्सो अ वाटर टेस्ट फॉर इंडिया जीएसएलवी, या अब इसको हम कोलोक्युअली क्या कहते हैं, अब हम इसको एलवीएम3 कहते हैं। जीएसएलवी एमके3 को ही अब हम क्या कहने लगे, एलवीएम3 कहने लगे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मिशन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मिशन, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। हम आउटसेट पे हमने बात कर ली, सबसे पहले एसएलवी आया, उसके बाद एएसएलवी आया है, उसके बाद पीएसएलवी आया है, और फिर हमारे पास जीएसएलवी आया है। जो पीएसएलवी है, पोलस, वो थोड़ा सा नीचे है। जीएसएलवी हमारा सबसे अच्छा रॉकेट है, जिसको हम एलवीएम3 कहने लगे हैं। पीएसएलवी जो था वो आपका 4 स्टेज रॉकेट था, और उसमें क्रायोजेनिक इंजन नहीं था। जीएसएलवी की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, जो पेलोड कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। कितनी है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में करीब करीब 8 टन फ्यूल है वो प्लेस कर सकता है, 8 टन फ्यूल है वो प्लेस कर सकता है। और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में, मतलब 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर पे ये 4 टन, मतलब 4,000 किलो तक का जो पेलोड है वो प्लेस कर सकता है। ठीक है, ये कैपेबिलिटी एएसएलवी और पीएसएलवी में नहीं थी, लेकिन जीएसएलवी या एलवीएम3 चूंकि एडवांस रॉकेट है, इसमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, इसकी वजह से अब इंडिया के पास ये कैपेसिटी या कैपेबिलिटी आ गई है कि वो लो अर्थ ऑर्बिट और जीटीओ में 8 टन और 4 टन तक का पेलोड है या सैटेलाइट्स है वो कैरी कर सकता है। ठीक है, वन वेब कॉन्स्टलेशन की कुछ सैटेलाइट्स थी, ठीक है, वो अभी हमने 2022-23 में लॉन्च की थी। किससे की थी, एलवीएम3 ही से की थी। वो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी, 36 सैटेलाइट्स थी कुल, 36 की 36 किससे गई हैं, यही एलवीएम3 रॉकेट से गई हैं।
उसी का पिछला रिकॉर्ड है 5700 किलो का, वन वेब टेक्नोलॉजी। ठीक है, आज के इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल है, इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मिशन? क्या सिग्निफिकेंस है इसका? एक तो इट इज एनहेंसिंग इंडियाज लॉन्च कैपेसिटी। ठीक है, इंडिया की जो लॉन्च कैपेसिटी है वो बढ़ रही है, कि अब इंडिया को अपने सैटेलाइट्स भेजने हैं तो हमको आश्रित नहीं होना है फैल्कन पे या ईएसए पे या नासा पे या रॉसकॉस्मोस पे या जाजा पे। ठीक है, ये क्या है? ये स्पेस एजेंसियां हैं। जैसे इंडिया की इसरो है, अमेरिका की क्या है? नासा है। रशिया की क्या है? रॉसकॉस्मोस है। इसकी क्या है? जापान की क्या है? जाजा है। ठीक है, यूरोप की क्या है? ईएसए है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले इट्स एनहांसिंग इंडियाज लॉन्च कैपेसिटी या लॉन्च कैपेबिलिटी। अब क्या है? हम कमर्शियल वेंचर शुरू कर रहे हैं, कर दिए हैं रादर। अब हम दूसरे देशों जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी भी सैटेलाइट्स जो हैं वो सस्ते दाम पे लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया की जो होम ग्रोन टेक्नोलॉजी है दैट इज वेरी रीजनेबली प्राइस्ड। तो इसीलिए देखिए कनाडा, यूरोप, अमेरिका, ये भी जो सैटेलाइट है सबसे भारी सैटेलाइट है अभी तक की। ठीक है, वो फैल्कन 9 पे या एरियन 6 पे नहीं गई है, वो किस पे गई है? अपने एलवीएम 3 पे गई है। तो ये इंडिया की जो कैपेबिलिटी है या कैपेसिटी है, लॉन्च कैपेसिटी है, उसको ग्लोबली शोकेस भी कर रही है। इससे क्या है? हम अपना जो टेक्नोलॉजिकल प्रावेस है, स्पेस क्योंकि एक नीश सेगमेंट है, उसमें इंडिया क्या कर रहा है? अपना ग्लोबल प्रावेस को शोकेस कर रहा है। ठीक है, उसको शोकेस कर रहे हैं। तो इंडिया की लॉन्च कैपेबिलिटी बढ़ी है। ऑल्सो इट इज प्रोवाइडिंग इंडिया विद स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, क्योंकि इट इज इन सिंक विद द आइडिया ऑफ मेक इन इंडिया। इट इज इन सिंक विद द आइडिया ऑफ मेक इन इंडिया, और इसी की वजह से हमको क्या मिल रहा है? हमको एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मिल रही है कि अब हमको एम्बिशियस स्पेस प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उसको कमीशन करना है, चाहे हमको गगनयान का अगला संस्करण लॉन्च करना है, या हमको आपका भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना है, इंडियन स्पेस स्टेशन बनाना है, फ्यूचर में हमको करना है ये सारे, हमको मून पे मैन मिशन भेजना है, मैन मून मिशन। तो इसके लिए हमको बाहर के रॉकेट्स पे आश्रित नहीं होना पड़ेगा। वी वोंट हैव टू रिलाई ऑन एक्सटर्नल रॉकेट्स। हमारे पास खुद की इंडिजिनस कैपेबिलिटी, इंडिजिनस कैपेसिटी है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो कमीशन कर सकते हैं। तो इसकी वजह से इंडिया के पास क्या आ रहा है? इंडिया के पास स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, वो आ रही है। जब आप कमर्शियली भी इसरो को हार्वेस्ट कर पा रहे हैं, हार्नेस कर पा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? एक तो हमारा जो साइंटिफिक प्रावेस है हम वो ग्लोबली शोकेस कर रहे हैं, दूसरा क्या है? हम फॉरेक्स भी कमा रहे हैं, क्योंकि ये सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, एएसटी स्पेस मोबाइल इसरो को पैसा दे रही है, इसरो को पैसा दे रही है, डॉलर्स में पेमेंट हो रही है, तो हमको फॉरेक्स रिजर्व है उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। फिर क्या है? इट्स ऑल्सो शोकेसिंग टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी। ठीक है, जो 3 स्टेज रॉकेट है एलवीएम 3, उसमें सेकंड स्टेज में विकास इंजन लगे हुए हैं, जो कि हमने खुद डेवलप किया है। विकास इंजन है वो डेवलप किया है, क्रायोजेनिक इंजन है वो भी हमने खुद डेवलप किया है। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जो है वो हमने रशिया से लेने की कोशिश की थी 80s 90s में। 80s 90s में क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है वो हमने रशिया से लेने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि हम एमटीसीआर रेजिम के अगेंस्ट जा रहे थे, तो यूएस ने हस्तक्षेप किया और रशिया से हम ये टेक्नोलॉजी नहीं ले पाए थे। ठीक है, फिर उस समय के इंडियन पॉलिटिकल क्लास ने ये सोचा कि नहीं, हमको खुद से, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जरूरी है इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए, इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए जरूरी है, तो हमने अपनी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है वो इंडिजिनसली डेवलप की।
रशिया देना चाह रहा था, इंडिया लेना चाह रहा था, लेकिन एमटीसीआर की वजह से यूएस जो है वो हस्तक्षेप किया। लेकिन हमको ये पता था कि हमारी स्पेस कैपेबिलिटी या डिफेंस कैपेबिलिटी अगर हमको बढ़ानी है तो उसके लिए ये जो टेक्नोलॉजी है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने इसको खुद डेवलप किया है। तो इंडिया इज अमंग वेरी फ्यू कंट्रीज जिसके पास खुद का क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है, इंडिजिनसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो शोकेसिंग इंडियाज टेक्नोलॉजिकल प्रावेस ऑन ग्लोबल स्केल। ग्लोबल मैप पे हमारा टेक्नोलॉजिकल प्रावेस है वो भी दिख रहा है, प्लस ये जो लॉन्च कैपेबिलिटीज हैं, इट इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग इसरो फॉर फ्यूचर एंडेवर्स, ऑल्सो प्रिपेयरिंग इसरो फॉर फ्यूचर एंडेवर्स। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अभी पाइपलाइन में कई मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, कई एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं इसरो के। हमको क्या करना है? हमको चंद्रयान है, उसका जो अगला संस्करण है वो भी लॉन्च करना है। हमको गगनयान भी लॉन्च करना है अभी 2028 या 27 में गगनयान। ठीक है, 2035 में 2035 तक हमको भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन 2035 तक कमीशन करना है। ठीक है, 2040 तक हमको क्या करना है? 2040 तक हमको मैंड मिशन टू मून, ये भी कमीशन करना है। गगनयान क्या है? गगनयान है मैंड मिशन टू स्पेस, मतलब इसमें 3 एस्ट्रोनॉट हैं, 2027-28 तक स्पेस में जाएंगे, लो अर्थ ऑर्बिट, और फिर वहां से लौट आएंगे। लेकिन 2040 में हमने क्या मैंड मिशन प्लान किया कि हम सीधे अपने एस्ट्रोनॉट्स कहां भेजेंगे? मून पे भेजेंगे। 2035 में हमने क्या एनविसाज किया कि भारत का खुद का स्पेस स्टेशन कमीशन हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? हमको नीश टेक्नोलॉजी चाहिए। LVM-3 जो है वो हमको वो नीश टेक्नोलॉजी जो रिक्वायर्ड प्रोपल्शन है वो प्रोवाइड कर रहा है। और हाल ही में हमने और क्या किया है? हमने डॉकिंग कैपेबिलिटी है वो भी डेवलप कर ली है। डॉकिंग कैपेबिलिटी, इस पे भी हमने आर्टिकल किया है, डॉकिंग कैपेबिलिटी पे। याद आया? डॉकिंग कैपेबिलिटी क्या है? डॉकिंग अनडॉकिंग कैपेबिलिटी। और बताओ, व्हाट इज डॉकिंग कैपेबिलिटी? ISRO SpaceX Space Docking Experiment involves two or more spacecraft autonomously meeting, joining and sometimes undocking in orbit. इसमें क्या है कि दो स्पेसक्राफ्ट आपस में जुड़ सकते हैं, अलग हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं डॉकिंग अनडॉकिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, अब होना क्या है? अब होना यह है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हमको कमीशन करना है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो बहुत ज्यादा होगा। आप पूरा पूरा स्पेस स्टेशन एक बार में नहीं ले जा सकते हैं। स्पेस स्टेशन के अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, तो एक बार में एक चीज जाएगी, दूसरी बार में दूसरा कंपोनेंट, तीसरी बार में तीसरा कंपोनेंट, और बाद में उसको स्पेस में जोड़ा जाएगा। ठीक है, और ये सब कैसे हो रहा है? जब ऑर्बिट में हम ट्रांजिशन देख रहे हैं, मतलब मूवमेंट भी हो रहा है और हमको डॉक अनडॉक दोनों एक साथ करना है। ठीक है, तो अगर बीएएस को कमीशन करना है तो हमको खाली प्रोपल्शन पे ध्यान नहीं देना है, हमको डॉकिंग कैपेबिलिटी है इंडिया की या अनडॉकिंग कैपेबिलिटी है उसको भी एनहांस करना है। स्पेसएक्स मिशन प्राइमरीली यही था। तो इससे क्या है? फ्यूचर एंडेवर्स हैं, जैसे आपका मैंड मून मिशन या भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, उसमें भी हमको सहायता मिलेगी LVM-3 के माध्यम से। स्पेसएक्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
ठीक है, तो LVM-3 डॉकिंग, इसमें पढ़ना हो क्या क्या आपको, गगनयान के बारे में पढ़िएगा, चंद्रयान जो अभी तक 2019 2022 23 वाला था, और अपकमिंग जो है गगनयान जो मैन मोशन टू स्पेस, लो अर्थ ऑर्बिट में हम एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे वो। 2035 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन आ रहा है, 2040 में हमको मैन मिशन टू मून भेजना है, मैन मिशन टू मून भेजना है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिहाज से ये जो लॉन्च है बहुत सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इसरो क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसरो LVM-3 को भी फर्दर, LVM-3 को भी फर्दर इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है LVM-3 बना दिया हम वहां रुक गए हैं। अभी क्या है, 4 स्टेज से हम 3 स्टेज में आए हैं। 3 स्टेज में जो पहला स्टेज क्या है, बूस्टर, बूस्टर स्टेज में क्या है, एक मेन रॉकेट आपको दिखता होगा, बगल में 2 और सब रॉकेट्स लगे रहते हैं, उनको हम बूस्टर्स कहते हैं। तो जो इमीडिएट अर्थ से प्रोपल्शन है ये बूस्टर रॉकेट्स देते हैं। फिर क्या है, एक जब स्केप वेलोसिटी के आसपास आ जाते हैं या पार कर लेते हैं तो विकास इंजन ऑन हो जाता है, और बूस्टर्स जो है वो वापस अर्थ पे आ जाते हैं। और थर्ड स्टेज क्या होती है, क्रायोजेनिक इंजन। थर्ड स्टेज जो होती है वो आपकी क्रायोजेनिक इंजन होती है। तो अब LVM-3 में इसरो क्या करने की कोशिश कर रहा है, सेकंड स्टेज में सेमी क्रायो टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, विकास इंजन के साथ साथ सेमी क्रायो। सेमी क्रायो क्या मतलब, विकास इंजन भी वर्क करेंगे और क्रायोजेनिक है टेक्नोलॉजी है वो भी आपका सेकंड स्टेज में वर्क करेगी, और थर्ड स्टेज तो पूरा पूरा क्रायोजेनिक रहना है, ठीक है। तो LVM-3 में आने वाले समय हमको और भी इम्प्रोवाइजेशन देखने को मिलेंगे, जिससे उसकी जो कैपेसिटी है, वो और एनहेंस होगी। अभी क्या है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में खाली 4 टन तक हम ले जा सकते हैं, लेकिन जब हमारा सेकंड स्टेज LVM-3 का जब सेकंड स्टेज में सेमी क्रायो टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो ये 4 टन बढ़ के कितना हो जाएगा, 5 टन तक हम ले जा सकते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट में 8 टन है, इसकी भी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और ये 10 टन तक हो जाएगी। तो इससे हमको और सहायता मिलेगी, हम हैवियर पेलोड है वो हम ले जा सकेंगे। और ये सब किसमें, फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट, जो एरियन 9 रॉकेट है, ठीक है, सॉरी फैल्कन 9 रॉकेट है या एरियन 6 रॉकेट है, ठीक है। अभी आपके पास ये जो कंपनी AST स्पेस मोबाइल, इसके पास 3 ऑप्शंस थे, बहुत ज्यादा रॉकेट्स नहीं है जो इतना हैवी पेलोड ले जा सकते हैं। ग्लोबली बहुत कम रॉकेट्स अवेलेबल हैं जो इतना भारी पेलोड लेके जा सकते हैं। उनमें एक रॉकेट है आपका कौन सा, फैल्कन 9 है। फैल्कन 9 किसका है, एलॉन मस्क स्पेस एक्स का है, ठीक है, वेरी केपेबल बट वेरी वेरी कॉस्टली। दूसरा क्या है, एरियन 6 है, एरियन 6 किसका है, एरियन 6 है ESA का। एरियन 5 भी ले जा सकता था, एरियन 5 भी ले जा सकता था, लेकिन ये हाल ही में अभी डीकमीशन कर दिया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ये 2 ऑप्शन थे, और तीसरा ऑप्शन क्या था, LVM-3 का ऑप्शन था। LVM-3 जो इंडिया का स्पेस रॉकेट है, लेकिन ये 2 रॉकेट्स हैं, ये बहुत बहुत महंगे थे, और LVM का जो लॉन्च है वो खाली एक फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट है इन रॉकेट्स की तुलना में। इसीलिए AST स्पेस मोबाइल वेंट विथ LVM-3, क्योंकि रिलायबल रॉकेट है और इसमें एक भी फेलियर अभी तक नहीं थे। मल्टीपल लॉन्चेस 2014 से हम मल्टीपल लॉन्चेस देख चुके हैं। 2014 में से ये लॉन्च होना शुरू हुआ है GSLV MK3। GSLV MK3 का पहला लॉन्च है 2014 के आसपास हुआ है। 2014 से बाद में इसका जो नाम है रिक्रिएशन, नामकरण हुआ, दोबारा से इसको LVM-3 बुलाना जाने लगा। तो मल्टीपल लॉन्चेस हम देखें और इसका जो स्ट्राइक रेट है वो 100% का है। इसीलिए इसीलिए जो ग्लोबल कंपनीज हैं, इवन डेवलप्ड कंट्रीज की जो कंपनीज हैं, दे आर आल्सो रिलाइंग ऑन इसरोस टेक्नोलॉजी, LVM टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन किस पे, फर्स्ट सेकंड, सेकंड
Latest LVM M6 launch showcase India's finis in space technology. Analyze. Throw light on ISRO's need to augment its capabilities in coming couple of decades. हाल ही में हुए LVM-3 M6 प्रक्षेपण ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की दक्षता का प्रदर्शन किया है। इसका विश्लेषण कीजिए। आने वाले कुछ दशकों में इसरो को अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता पे प्रकाश डालें। ठीक है, तो देखिए पहला जो पार्ट है वो तो इजी है। लेटेस्ट LVM M6 शोकेस इंडिया फिनिश इन स्पेस टेक्नोलॉजी। एनालाइज, अब इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, तो आपको इसमें बताना है कि बहुत कम दाम पे एरियन की तुलना में, फैल्कन की तुलना में हम बहुत कम दाम पे लॉन्च कर पा रहे हैं। ठीक है, सक्सेस रेट है दूसरा, वो बहुत हाई है। तीसरी चीज आप लिख सकते हैं कि जो सक्सेस रेट है हमारा वो 100% है GSLV Mark 3 का या LVM 3 का। फिर और क्या लिख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम रुक गए हैं, वी आर कंटिन्यूअसली इम्प्रोवाइजिंग। चौथा पॉइंट ये हो जाएगा, हम और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सेमी क्रायोजेनिक इंजन है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं सेकंड स्टेज में। तो ये पहले पार्ट में लिखना है। दूसरा पार्ट क्या है, थ्रो लाइट ऑन इसरोज नीड टू ऑगमेंट इट्स कैपेबिलिटी। क्यों इसरो को और आवश्यकता है कि अपनी जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता निर्माण है, उस पर और ज्यादा उसको बढ़ाए। क्यों? क्योंकि आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, ठीक है, वो बहुत एम्बिशियस हैं। चाहे गगनयान के अगले संस्करण हो, चाहे आपका भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हो, चाहे आपका स्पेस मैन्ड स्पेस मिशन हो टू मून 2040 में। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं वो बढ़ानी है। प्रोपल्शन की भी, उसमें आप स्पेडेक्स का भी मेंशन करेंगे। ठीक है, डॉकिंग कैपेबिलिटी हम वो भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी है, ये भी लिख लीजिए। स्क्रैमजेट क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। स्क्रैमजेट SCRAMJET, ये प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, स्क्रैमजेट यूपीएससी के। ठीक है, स्क्रैमजेट इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और जितने भी ये इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम रहा है, राइट फ्रॉम SLV, ASLV, PSLV, GSLV, MK3 और बाद में इसको LVM बोला गया, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा यू शुड बी नोइंग। ठीक है, कल मिलते हैं।